हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वक्फ बोर्ड संशोधन क्या है। दोस्तों वक्फ बोर्ड बिल क्या था, वक्फ बोर्ड विधेयक जो भी है आपको मैं आज पूरी डिटेल बताऊंगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पहले मैं इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका परिचय बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं विधेयक बिल जो है 2025 का उससे क्या क्या लाभ है मैं वो बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो इसकी दो हो सकती हैं, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सब कुछ आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर एक थ्योरी है। ठीक है, तो थ्योरी हम पढ़ते हैं इसकी। ये बोल रहा है दोस्तों, ये वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ का इतिहास। दोस्तों वक्फ को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल किसी भी चल या अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। समझ में आया होगा आपको। और परिचय अब चालू करते हैं हम अपना परिचय। दोस्तों इसमें बोला है कि भारत में वक्फ बोर्ड कानून का विकास वक्फ संपत्तियों को विनियमित और संरक्षित रूप के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है जो महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व रखते हैं। 1954 के वक्फ अधिनियम से शुरू होकर वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वर्षों में कई संशोधन हुए। ठीक है दोस्तों, संशोधन हुए हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना है। इन कानूनी सुधारों ने वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को आकर दिया है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में वक्फ संपत्ति। दोस्तों भारत में वक्फ संपत्तियों का जो आधार है या वक्फ संपत्तियों का जो भी प्रशासन है वर्तमान में वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा शासित है। ठीक है, जो भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में क्या है दोस्तों, भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा शासित है। ये दोस्तों आप नोट कर लेना, 1995 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सरकार द्वारा अधिनियम और विनियमित किया जाता है क्या, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम और विनियमित किया जाता है। दोस्तों इस वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा जो शासित था उसको जो है केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और विनियमित किया जाता है। वक्फ प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासनिक निकायों में शामिल है। ठीक है दोस्तों, वक्फ प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासनिक निकायों में शामिल है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट हमारा केंद्रीय वक्फ परिषद। दोस्तों CWC। ठीक है, CWC। तो इसमें हम जो है शुरुआत करते हैं अपने अल्पसंख्यक। दोस्तों अल्पसंख्यक उन्हें कहते हैं जो कम जनसंख्या में भारत में रह रहे लोग होते हैं। तो दोस्तों जो केंद्रीय वक्फ परिषद है ये बोल रहा है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक सलाहकार निकाय जो देश भर में वक्फ प्रशासन पर मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करता है। ठीक है, इसका वक्फ संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण नहीं है, लेकिन नीतिगत मामलों पर सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राज्य बोर्ड। दोस्तों SWB। दोस्तों SWB का मतलब होता है राज्य का वक्फ बोर्ड। ठीक है, राज्य का वक्फ बोर्ड। थोड़ा अभी पीछे आता हूँ। राज्य का वक्फ बोर्ड यानी WSC।
SWC दोस्तों ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और वक्फ अधिनियम के अनुसार उनके प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है जो अपने अधिकार क्षेत्र में व्यक्त वक्फ संपत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। दोस्तों अभी आपको मैं ये बताऊंगा किस राज्य में कितने एकड़ ज़मीन वक्फ ने अपने पास रखी है। ठीक है, वक्फ ट्रिब्यूनल दोस्तों ये हमारा आ गया वक्फ ट्रिब्यूनल। इसमें दोस्तों क्या होता है, वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों, प्रश्नों और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए स्थापित विशेष न्यायिक निकाय है। दोस्तों जैसे मौलिक कर्तव्यों के लिए जो है अलग से जो निकाय है जिसे हम जो है न्यायिक निकाय बोलते हैं, इसी तरीके से वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो कि विवादों, प्रश्नों और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए स्थापित विशेष न्यायिक निकाय है। दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं अपने इस पर। यह संरचित प्रशासनिक सेटअप वक्फ संपत्तियों के बेहतर शासन को सुनिश्चित करता है और वक्फ से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा वर्षों से वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला भारत का कानूनी और प्रशासनिक ढांचा पारदर्शिता, दक्षता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधायी अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में वक्फ इतिहास का अवलोकन। दोस्तों अब इसका अवलोकन हम करते हैं तो भारत में वक्फ संपत्तियों के शासन को प्रशासन में सुधार और कुप्रबंधन को रोकने के उद्देश्य से कई विधायी अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया गया है। ठीक है, कई अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913। यह है नंबर 1। इसमें दोस्तों क्या होता है, इस अधिनियम ने मुसलमानों के अपने परिवारों और वंशजों के लाभ के लिए वक्फ बनाने के अधिकार को स्पष्ट और पुष्टि की है, जिसमें अंतिम धर्मार्थ उद्देश्य शामिल हैं। ठीक है, जिसमें अंतिम धर्मार्थ उद्देश्य शामिल है। वक्फ को अधिनियम अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य। ठीक है, तथापि अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि यह अधिनियम वक्फ के प्रशासन में सुधार करने में कारगर सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, ये जो अधिनियम है ये वक्फ के प्रशासन में सुधार करने में कारगर सिद्ध नहीं हुआ था। उसके बाद दूसरा नियम आता है मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923। ये बोलता है दोस्तों, ये बोलता है वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में उचित लेखांकन और पारदर्शिता सुनिश्चित करके उनके प्रबंधन में सुधार के लिए पेश किया गया। वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में उचित लेखांकन और पारदर्शिता सुनिश्चित उनके प्रबंधन में सुधार के लिए पेश किया गया था। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो अधिनियम आया था वो आया था मुसलमान वक्फ अधिनियम 1930। ठीक है, मुसलमान वक्फ विधि मान्य अधिनियम 1930। दोस्तों इसका जो मुख्य काम था वो था दोस्तों इसने 1913 में अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया, जिससे पारिवारिक वक्फ की कानूनी वैधता को बल मिला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चौथा अधिनियम बना था वक्फ अधिनियम 1954। दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा किस में कितने वोट मिले थे और कौन सी लोकसभा में कितने वोट मिले थे, टोटल लोग कितने थे। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। दोस्तों वक्फ अधिनियम 1954 ये चौथा अधिनियम था। इसमें दोस्तों क्या था, वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थित प्रशासन, पर्यवेक्षण और संरक्षण के लिए पहली बार राज्य वक्फ बोर्डों यानी कि SWB की स्थापना की गई थी। ठीक है, राज्य वक्फ बोर्ड, ठीक है, यानी स्टेट वक्फ बोर्ड, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आज़ादी के बाद ही वक्फ को मजबूत किया गया। आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस सरकार द्वारा वक्फ को मजबूत किया गया।
नेक्स्ट हमारा 1954 के वक्फ अधिनियम ने वक्फ के केंद्रीकरण की दिशा में एक मार्ग प्रदान किया। दोस्तों केंद्रीकरण क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों चलो अभी बता देता हूं। दोस्तों केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सब कुछ जो है एक ही के ऊपर जो है डाल देना, एक ही चीज़ जो है सभी को देखेगी, यानी एक ही जो है ऑफिस होगा वो सभी चीज़ों को देखेगा। ठीक है, इस तरीके का जो है केंद्रीकरण बोला जाता है। ठीक है, केंद्रीकरण का अर्थ काफ़ी लंबा चौड़ा है दोस्तों। यूपीएससी में ये क्वेश्चन एक बार आया था, तो इस बार भी आने के चांस हो सकते हैं। खैर हम आते हैं नेक्स्ट है दोस्तों सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट वैधानिक निकाय 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इसमें जो है यह केंद्रीय निकाय जो है विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है, जिन्हें वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, 5वां अधिनियम आया था, नंबर 5 जो है वो था दोस्तों वक्फ अधिनियम 1954, 1959, 1964, 1969 और 1984 में संशोधन। दोस्तों ये 5वां अधिनियम जो है 1984 के बाद आया था। इसमें काफ़ी संशोधन हुए थे, जिसे शायद वर्शिप एक्ट भी बोला गया था। खैर हम इधर आते हैं अभी। इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में और सुधार करना था। इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में और सुधार करना था। नेक्स्ट हमारा आया वक्फ अधिनियम 1995। दोस्तों ये था, इस व्यापक अधिनियम में वर्ष 1954 के अधिनियम और इसके संशोधनों का निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, वक्फ 1954 जो था 1954 का अधिनियम, उसको निरस्त कर दिया गया था इस अधिनियम के अनुसार। ठीक है, उसके बाद जो है वक्फ अधिनियम 1955 में जो है 1955 में को भारत में वक्फ संपत्तियों यानी धार्मिक बंदोबस्त के प्रशासन को जो है नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति और कार्यों के साथ साथ मुतब्बली के कर्तव्यों का भी प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों यह अधिनियम वक्फ जो है एक प्रकार से वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्ति जो है और प्रतिबंधों का भी वर्णन करता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक सिविल कोड के बदले कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों अपने अधिकार क्षेत्र में के तहत अगर ये कार्य करेंगे तो एक प्रकार से मनमानी भी मानी जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना था। उसके बाद एक ट्रिब्यूनल का निर्णय पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। कोई मुकदमा या कानूनी कार्यवाही किसी भी सिविल कोर्ट के तहत नहीं होगी। इस प्रकार वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी भी सिविल कोर्ट से ऊपर बनाया गया। तो दोस्तों इससे पता चलता है जो वक्फ बोर्ड था वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर था। वो जो है उसी के फैसले लिए और दिए जाते थे, और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता था। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक भी एक प्रकार से कानून था, जिसको संशोधन होना ज़रूरी मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 में। दोस्तों 2013 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। 3 सदस्यीय वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन, जिसमें मुस्लिम कानून और न्याय शास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति शामिल। ठीक है। राज्य वक्फ बोर्डों में 2 महिला सदस्यों को शामिल करना। ठीक है, जो दोस्तों स्टेट वक्फ बोर्ड था उसमें 2 महिलाओं को जो है शामिल किया गया था। किसके तहत किया गया था दोस्तों? इसके तहत, यानी वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत। और क्या किया गया था इसके तहत? वक्फ संपत्तियों की बिक्री और उपहार पर प्रतिबंध, अलगाव की गुंजाइश को कम करना।
तो दोस्तों एक इसके तहत वक्फ संपत्तियों की बिक्री और उपहार पर प्रतिबंध। दोस्तों वक्फ की जो संपत्ति थी वो बेची नहीं जा सकती, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। और दोस्तों गुंजाइश को कम करना, यानी कि उसकी गुंजाइश भी कम कर दी थी। तो दोस्तों इस तरीके से ये काफ़ी जो है ज़मीनों को कब्जा कर और जो है उसे नहीं बेची जा सकती, यानी इन्हीं के पास रहेगी। तो ये भी एक गलत इफ़ेक्ट पड़ता है आम नागरिकों और धर्मनिरपेक्ष इस भारत देश में। नेक्स्ट है दोस्तों, वक्फ संपत्तियों के लिए लीज अवधि 3 साल से बढ़कर 30 साल करना, बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करना। दोस्तों जो वक्फ संपत्ति थी वो 3 साल के लिए लीज पर जो रखी जाती थी वो अब 30 साल होकर जो है बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करना जो है उचित माना गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। दोस्तों इसके तहत प्रस्तावित विधेयक वक्फ प्रशासन का आधुनिकीकरण करने, मुकदमेबाजी को कम करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित के उद्देश्य से एक व्यापक विधायी प्रयास है, ठीक है। उसके बाद है प्रस्तावित संशोधनों को उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 की कमियों को दूर करना और 2013 संशोधन अधिनियम द्वारा पेश की गई विसंगतियों को दूर करना है, ठीक है। आता है नेक्स्ट, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा योजनाएं। दोस्तों इसके तहत क्या क्या योजनाएं थी दोस्तों, इसकी देखो, कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती योजना, ये दोस्तों शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना थी। एक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बना था, भारत सरकार के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। ये 2 योजना राज्य वक्फ बोर्ड के स्वचालन और आधुनिकीकरण के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा QWBTS के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और डिजिटीकरण के लिए जनशक्ति की तैनाती और वक्फ बोर्डों के प्रशासन को बेहतर करने के लिए CWC के माध्यम, यानी कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड के माध्यम से राज्य वक्फ बोर्डों को सरकारी, यानी स्टेट वक्फ बोर्ड को सरकारी सहायता अनुदान प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों SWSBI के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों पर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं विकसित करने के लिए वक्फ बोर्ड या वक्फ संस्थाओं को ब्याज मुक्त ऋणों के आगे संवितरण के लिए केंद्रीय वक्फ बोर्ड को अनुदान प्रदान किया जाता है। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा ये वक्फ एस्टेट। दोस्तों इसमें जो है वक्फ एस्टेट जो है ज़मीन जितनी है वो है 3,56,350, ठीक है। उसके बाद जो इमोबेल प्रॉपर्टी जो है, यानी कि अचल प्रॉपर्टी जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, वो दोस्तों है 8,72,802 कितना 802 एकड़। उसके बाद जो मोवेबल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हैं 16,716, यानी इन पर अभी कोई ना कोई कार्य चल रहा है, जैसे कि स्कूल बनाना या फिर प्रॉपर्टी करण करना या जो भी। उसके बाद दोस्तों ये रिकॉर्ड है डिजिटाइज रिकॉर्ड, ये दोस्तों छोड़ देते हैं, इसके बारे में डिटेल में नीचे दिया है। आ जाते हैं अब इस पर दोस्तों, ये है दोस्तों एग्रीकल्चर, यानी कि जो एग्रीकल्चर है उस यूज कितनी हो रही है दोस्तों 1,40,000 जो एकड़ ज़मीन है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रही है दोस्तों। उसके बाद अशोर्ख के लिए कितनी यूज हो रही है दोस्तों, लगभग 15,000, ठीक है दोस्तों, यानी 1,05,000, यानी हमारा 1.5 लाख लगभग समथिंग, हमारा 1.5 लाख समथिंग, 1.5 लाख नहीं दोस्तों, लगभग 15,000, 10,000 और 20,000 के बीच में लगभग 15,000 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो
ये जो यूज हो रहा है ये लगभग 15,000 यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग्स यानी 10,000 समथिंग एकड़ पर बिल्डिंग्स हैं, और चिला भी लगभग 10,000 प्रॉपर्टी पर है। दोस्तों दरगाह और दारुल यानी मस्जिदें और दरगाह ये जो है कितने लगभग 35,000, लगभग 35 से 45,000, नहीं 35,000 दोस्तों, ये 35,000 जो एकड़ ज़मीन है उस पर दोस्तों दरगाह बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्रेव यार्ड। दोस्तों ग्रेव यार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो दोस्तों जो कब्रिस्तान है वो समथिंग जो है 21, 2.5 सैकड़ा, हज़ार, दशम, लाख यानी 1,50,000 एकड़ में जो है ये जो है कब्रिस्तान बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हाउस यानी घर जो है कितने बने हुए हैं दोस्तों, ये जो हाउस है इसमें जो है घर कितने बने हुए हैं, लगभग 90,000 से ऊपर यानी 95,000 समथिंग, 95,000 समथिंग दोस्तों इसमें जो है घर बने हुए हैं। अब आया हुजरा यानी हुजरा क्या है दोस्तों, हुजरा एक प्रकार से कोठरी होती है जिसमें शयन कक्ष होता है मस्जिद का। ये दोस्तों समथिंग 5 से 2,000 एकड़ ज़मीन में ये बना हुआ है ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ईदगाह लगभग 10,000 एकड़ ज़मीन पर बनी हुई है ईदगाह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा उसके बाद नेक्स्ट है इमाम बाड़ा। तो दोस्तों जो इमाम बाड़ा है वो कितने बने हुए हैं, लगभग 5,000 एकड़ ज़मीन में। उसके बाद मदरसे, दोस्तों इसमें जो मदरसे हैं वो दोस्तों मदरसे हैं लगभग मदरसे हैं दोस्तों ये, यानी जो मदरसे हैं पीले येलो वाले कलर से जो है ये लगभग 15,000 एकड़ ज़मीन में बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मकताब तो कम है, और दोस्तों जो मसूकी है ना, मसूकी ये जो है लगभग ये कितना है 1,10,000 समथिंग जो है ये मॉस्क्यू बने हुए हैं, ठीक है, मॉस्क्यू। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अदर्स, यानी जो अदर्स है वो कितना है, वो है समथिंग 65,000 के, ठीक है। प्लॉट, दोस्तों प्लॉटिंग कितनी चल रही है, दोस्तों प्लॉटिंग चल रही है लगभग प्लॉटिंग चल रही है हमारी ये, यानी कितना चल रहा है प्लॉटिंग में, प्लॉट कितना चल रहा है हमारा, लगभग 65 एकड़ ज़मीन, 65,000 एकड़ ज़मीन। दोस्तों इतनी ज़मीन में जो है प्लॉटिंग चल रही है जिसमें ख़रीदारी बेचना वगैरह जो भी वक्फ बोर्ड का रहता है। स्कूल, दोस्तों स्कूल के नाम पर ये 0 है वक्फ बोर्ड, ये लगभग 5,000 से भी नीचे यानी 2,000 समथिंग जो है वक्फ बोर्ड जो है चल रहा है स्कूल के मामले में। और उसके बाद है शॉप यानी दुकानें कितनी हैं, तो दोस्तों ये हैं दुकानें हैं समथिंग 1,10,000 के आसपास, ठीक है। 1,10,000 एकड़ ज़मीन, 1,10,000 एकड़ ज़मीन में जो है क्या दुकानें चल रही हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों टकिया। दोस्तों टकिया, ये टकी क्या होता है, जो दोस्तों ज़मीन को उसे दिया जाता है जो पवित्र मुसलमान होता है, जो पवित्र मुसलमान होता है उसके लिए ये ज़मीन दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट में दोस्तों ये प्रॉपर्टीज़, ये जो है सितंबर 2024 तक राज्यवार वक्फ संपत्तियों की संख्या और क्षेत्र का डेटा। तो दोस्तों अंडमान निकोबार में जो है, अंडमान निकोबार में ये जो है कितनी है प्रॉपर्टीज़ दोस्तों, टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं 151, ठीक है। और जो है एरिया कितना है दोस्तों 178 एकड़ का। तो दोस्तों अंडमान निकोबार में कितनी है 178। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड। दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में समथिंग 14,685 प्रॉपर्टीज़ हैं, और जिसमें जो है लगभग 78,229 एकड़ ज़मीन है। दोस्तों कितनी ज़मीन इन्होंने हड़पी है। उसके बाद है असम बोर्ड ऑफ वक्फ बोर्ड। दोस्तों असम में जो वक्फ बोर्ड है वो 2,654 प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसमें 6,618 जो है एकड़ ज़मीनें जो है इन्होंने कब्जाई हुई हैं। नेक्स्ट हमारा बिहार स्टेट जो है वक्फ बोर्ड। दोस्तों बिहार स्टेट वक्फ बोर्ड यानी शिया, जो शिया वाले लोग हैं उन्होंने 1,750
उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और 29,009 जो है एकड़ ज़मीन हड़पी हुई है। उसी के बाद जो है सुन्नी, बिहार में जो सुन्नी लोग हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, वो है 6,866 प्रॉपर्टीज़ और लगभग जो है इसमें 16 लाख, लगभग 1,69,344 जो है 344 एकड़ ज़मीन इन्होंने हड़पी है। यानी हड़पी क्या, उन्होंने जो भी किया है। चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड, दोस्तों चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड, इन्होंने 34 प्रॉपर्टी जब्ती हैं जिसमें 23 एकड़ ज़मीन है। नेक्स्ट है हमारा 7 छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लगभग 4,230 जो है प्रॉपर्टीज़ हड़पी हैं, जिनमें से 12,347 एकड़ ज़मीनें हैं। उसके बाद दादर एवं नागर हवेली वक्फ बोर्ड जो है 30 जो है प्रॉपर्टीज़ हैं और 4 एकड़ ज़मीन इन्होंने यहाँ पर हड़पी है। उसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दोस्तों 1,047 प्रॉपर्टी हड़पी हैं और 28 जो है एकड़ ज़मीन इसमें कब्जाई हुई है, और भी ज़्यादा होगी पर इन्होंने डाटा कम दिया है। उसके बाद गुजरात स्टेट बैंक वक्फ बोर्ड, दोस्तों गुजरात में क्या है, लगभग गुजरात में लगभग है हमारा 39,940 प्रॉपर्टीज़ और लगभग 8,64,038 यानी 86,438 एकड़ ज़मीन उन्होंने हड़पी है। दोस्तों मेरी आवाज़ भी बैठ गई इन ज़मीनों को देखकर तो। खैर नेक्स्ट हमारा हिमाचल, हरियाणा। दोस्तों ये सब आप देख ही रहे हैं, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, वीडियो लंबी ना हो, आप ये देख सकते हैं ये क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, कितनी एकड़ ज़मीन जो है किस किस के पास है। हाँ दोस्तों टोटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कितनी है, टोटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कितनी है, लगभग 8,72,228 प्रॉपर्टीज़ हैं। लगभग 38,16,291 एकड़ ज़मीन इन्होंने जब्त कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम निष्कर्ष। खैर निष्कर्ष को नहीं पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है वक्फ संशोधन विधेयक। दोस्तों वक्फ संशोधन विधेयक के लाभ क्या क्या हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और कमेंट करके बताना ये वाली जानकारी कैसी लगी, और अगली वाली जो मैं लेकर आया हूँ वो है लाभ। तो दोस्तों वक्फ बोर्ड के जो लाभ हैं वो आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।